आज की हमारी टॉपिक है स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट। कौन सी टॉपिक है? स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट। जैसा कि हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि लेबलिंग क्या होते हैं, उसके बारे में हमने बता दिया था कि ये जो कंपोनेंट्स मार्केट में आते हैं उसका प्रॉपर तरीके से लेबलिंग कैसे होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे हेयर डाई मस्ट कैरी। जो हेयर डाई होती है उसमें एक कैरी क्या होती है? स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट में बेसिकली ये होता है कि स्पेशल चीज को इंडिकेट करना। किसको इंडिकेट करना? स्पेशल चीज को इंडिकेट करना। जैसे देखो हेयर डाई, तो आप हेयर डाई बना रहे हैं, ठीक है। हेयर डाई मतलब होता है हेयर में लगाने वाले जो होते हैं, मेहंदी वगैरह होती है, अगर उसका यूज आप कर रहे हैं। डाइज मतलब क्या होता है? डाई मतलब होता है ऐसा कंपोनेंट जो कलर देता है। क्या देता है? कलर देता है। जो कंपोनेंट्स कलर देता है, तो डाई जो होते हैं वो कलर देने का काम करते हैं। ब्लू कलर देते हैं, ब्लैक कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं। तो ये ज्यादातर बालों में यूज होता है। मस्ट कैरी दिस प्रोडक्ट में कॉज स्किन इरिटेशन वार्निंग। इसमें स्पेशल लेबलिंग में ये लिखना बहुत जरूरी है कि जो हेयर डाई है ये क्या होता है, इसमें वार्निंग दिया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये स्किन इरिटेशन को कॉज कर सकता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लगा रहे हैं तो आपके हेयर में कोई भी स्किन इरिटेशन हो रहा है तो आप इस कंपोनेंट्स को दोबारा से यूज ना करें। ये स्पेशल वार्निंग दी जाती है अलग से। अगर ज्यादा इरिटेशन हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फिर आउटर एंड इनर लेबलिंग, मतलब आउटर एंड इनर लेबलिंग में क्या बोल रहा है? बोथ मस्ट कंटेन, ठीक है, इसेंशियल इंफॉर्मेशन। दोनों तरफ, मतलब अंदर एक देखो आउटर, जैसे कि ये हमारा कंपोनेंट्स है, इस कंपोनेंट्स को अब हम लोग एक पैकेज में भरेंगे। किसमें भरेंगे? एक पैकेज में भरेंगे। जो इतना बड़ा डब्बी होती है उसमें भरेंगे। तो उसके ऊपर भी प्रॉपर तरीके से लेबलिंग होनी चाहिए, और नीचे भी जो कंपोनेंट्स है, क्रीम है, जो भी था अभी हमने दिखाया, उस पर भी प्रॉपर तरीके से लेबलिंग होना चाहिए। ठीक है, इसेंशियल इंफॉर्मेशन की लेबलिंग बहुत ही जरूरी होती है। और आपको स्मॉल कंटेनर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्मॉल कंटेनर जैसे उसमें बताना है 10 ग्राम है, 25 ग्राम है, सम डिटेल में भी एक्सप्लेन, मतलब कुछ डिटेल को आपको वहाँ पे स्मॉल कंटेनर पे जो 10 ग्राम 25 ग्राम होते हैं उस पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखी जाती, लेकिन थोड़ी बहुत डिटेल वहाँ पे लिख जाती है। प्रोहिबिटेड क्लेम। प्रोहिबिटेड क्लेम मतलब होता है कि देखो, प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? मतलब बंद करना, बैन करना, या फिर किसी पे क्लेम करना। ठीक है, बात समझ में आई। प्रतिबंधित, प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित या फिर क्लेम। नो फॉल्स मिसलीडिंग क्रीम, मतलब कि जो आपकी क्रीम है वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए, मतलब कि फेक क्रीम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहां पे आपको क्लेम आ सकता है। और जो क्रीम आप कर रहे हैं वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें दूसरे तीसरे का मिक्सचर नहीं होनी चाहिए, वो किसी ब्रांड कंपनी की कॉपीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप विदाउट लाइसेंस की वो क्रीम नहीं बना सकते हैं। उस क्रीम का प्रॉपर तरीके से अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि नो फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसमें क्लेम भी आ सकता है। ठीक है, कैन नॉट क्लेम मेडिकेशनल या फिर थेरेपी इफेक्ट। और एक नेम जो होता है, अगर आ गया एक नेम तो मेडिकेशनल और थेरेपी इफेक्ट, मतलब वो क्रीम आपको, आपकी वो जो क्रीम है, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, वो प्रॉपर तरीके से बैन हो जाएगा। उसका भी कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, सारा का सारा माल आपका किया धरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, किया धरा धरा का ही रह जाएगा, कैसे बोलते हैं पता नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? रेगुलेटरी प्रोविजन। ठीक है, रिलेटिंग टू द इम्पोर्ट ऑफ द कॉस्मेटिक। क्या बोल रहा है? रेगुलेटरी प्रोविजन रिलेटिंग टू द इम्पोर्ट कॉस्मेटिक। इसमें क्या देखते हैं? इम्पोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक इन इंडिया इज रेगुलेट अंडर। जो इंडिया में जो कॉस्मेटिक होता है, जो कॉस्मेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो इम्पोर्ट किए जाते हैं बाहर से, जो इंडिया में कंपोनेंट्स आते हैं, या फिर जो इंडिया में कंपोनेंट्स बनते हैं कॉस्मेटिक के, उसको रेगुलेट किया जाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के थ्रू, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के थ्रू। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है सिडिस्को, जिसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके थ्रू जो होता है प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को इंश्योर किया जाता है।
ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। इसके अलावा जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब कि आप विदाउट रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक का नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, सीधा बोला है कि इंपोर्ट मस्ट ऑब्टेन ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के लिए, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ही जरूरी है। इशू बाय सिडस्को, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर प्रॉपर तरीके से इशू होना चाहिए सिडस्को के द्वारा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इसका वैलिड होता है 3 इयर्स का, मतलब 3 इयर्स का वैलिड होना चाहिए, इसके बाद एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इम्पोर्ट। फिर इसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द इम्पोर्ट। अगर आप किसी कंपोनेंट्स का इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं, तो उसके लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन है। सबसे पहले एक एक कॉस्ट 1 का एप्लीकेशन आप देंगे। ठीक है, कवरिंग लेटर, एक कवरिंग लेटर को देंगे। ठीक है, फ्री सेल सर्टिफिकेशन, और उसमें फ्री सेल सर्टिफिकेशन फ्रॉम कंट्रीज ऑफ द ओरिजिन। देखो क्या क्या रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, कवरिंग लेटर रहेगा, फ्री सेल सर्टिफिकेशन। ठीक है, जिस कंट्री से आप ओरिजिन कर रहे हैं उस कंट्री का फ्री सेल सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स का पूरी प्रॉपर तरीके से लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, लेबल एंड पैकेजिंग डिटेल, जो कंपोनेंट्स आप भेज रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से लेबल और पैकेजिंग डिटेल होना चाहिए। ठीक है, उसकी पूरी डिटेल आपको एक लेटर में होना चाहिए। ऑथराइजेशन फॉर द मैन्युफैक्चर। इसके बाद आप जो दवा बनाए हैं, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाए हैं, वो क्या ऑथराइज है, क्या पहले से आपको लाइसेंस मिला था, उसका डिटेल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने मन से ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको लाइसेंस मिला था, आपको अथॉरिटी मिली थी प्रोडक्ट बनाने की, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा, तभी मिलेगा, फिर उसको फिल करना पड़ेगा, फिर उस कंपोनेंट्स को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। विदाउट इस सारे डिटेल्स का आप इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद कंडीशन फॉर इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करने किसी भी कंपोनेंट्स को एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए कौन कौन से कंडीशन होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मस्ट बी सेफ फॉर यूज। प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेफ होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सेफ होने चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट को कोई यूज कर रहा है तो प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। मस्ट अप्लाई विथ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये अपनी केबल होना चाहिए, किसके लिए, BIS के लिए, BIS के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, मस्ट अप्लाई इंडियन स्टैंडर्ड, जैसे BIS जो होते हैं वहां से अपनी केबल होना चाहिए। मस्ट नॉट कंटेन प्रोहिबिटेड इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि आप इस कंपोनेंट्स में किसी ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज नहीं करेंगे जो इंग्रेडिएंट्स पहले से बैन है। जिस इंग्रेडिएंट्स में पहले से प्रतिबंध लग गया है उस इंग्रेडिएंट्स का यूज आप नहीं किए होंगे, तभी आप उस कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट अलाउ लेबल्स रेट ऑफ इंडिया, मतलब कि सॉरी रोल है। ठीक है, जो लेबलिंग हुई है वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से लेबलिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, मिस ब्रांडेड एंड द सुपेरियर कॉस्मेटिक्स। ठीक है, कौन सा है, मिस ब्रांडेड एंड सुपेरियर कॉस्मेटिक। तो जो मिस ब्रांडेड एंड सुपेरियर कॉस्मेटिक है, मिस ब्रांडेड मतलब क्या होता है, किसी ब्रांड कंपनी की कॉपीज करना, किसी ब्रांड कंपनी की क्या करना, कॉपीज करना। देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, कंसीडर मिस ब्रांडेड, मतलब कि अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग, अगर आपका जो दवा है, जो कंपोनेंट्स है, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसमें मिस ब्रांडेड पाई गई, मतलब कि आप किसी ब्रांड कंपनी की कॉपी किए हैं, तो इफ इम्प्रूव और मिसलीडिंग लेबलिंग, या फिर आप
जो लेबलिंग है उसको प्रॉपर तरीके से क्या किए, इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, या फिर नॉट लेबलिंग एज पर रूल, या फिर जो कंपोनेंट्स बनाए हैं उसमें प्रॉपर तरीके से रूल के अकॉर्डिंग लेबलिंग नहीं किए हैं। ठीक है, इसके बाद डिस्क्राइब पैकेजिंग, जो इसके ऊपर जो पैकेजिंग होती है उस पर प्रॉपर तरीके से लेबलिंग नहीं हुई है। ठीक है, नॉट इज प्रिस्क्राइब मैनर, उसको आप एक मैनर से प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंपोनेंट्स को मिस ब्रांडेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंपोर्ट और मिसलीडिंग लेबलिंग। ठीक है, फॉल्स एक्सग्रेशन क्लेम, इसमें अगर ऐसा आप काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर एक क्लेम आ जाता है। क्या हो जाता है, एक क्लेम आ जाता है कि ये कंपोनेंट्स आपका श्योर नहीं है, या फिर अगर आप जैसे कि मिसलीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि फॉल्स या फिर एग्रीगेशन में, कि ये क्रीम 100% क्योर करेगी, ये क्रीम 100% एक्ने को खत्म करेगी, ये आपका मिसलीडिंग में माना जाएगा, मिस ब्रांडेड में माना जाएगा। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन पैकेजिंग, प्रिस्क्रिप्शन नहीं, क्या है, डिसेप्टिव पैकेजिंग, डिसेप्टिव पैकेजिंग में डिजाइन टू मिसलीडिंग कस्टमर, ये जो मतलब कि एक कस्टमर के ऊपर अफेक्ट पड़ सकता है। नॉट लेबल्स एज पर रूल, अगर आप मतलब कि जो कंपोनेंट बनाए हैं उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से लेबलिंग नहीं किए हैं तो वो भी आपका मिस ब्रांडेड एंड सुपेरियर कॉस्मेटिक में आएगा। तो मिस ब्रांडेड एंड सुपेरियर कॉस्मेटिक में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जो प्रॉपर तरीके से लेबलिंग नहीं किए हो, जो किसी दूसरे कंपनी की कॉपीज किए हो, या फिर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं उस कंपोनेंट्स को बनाने के लिए वो पहले से बैन हो गए हो। ठीक है, वो अथॉरिटी नहीं लिए हैं, तो ऐसी कंपनी ऐसी दवा जो होती है वो किसमें आ जाती है, मिस ब्रांडेड एंड सुपेरियर कॉस्मेटिक में। इस दवा को आगे चल के बैन भी कर दिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रेगुलेटरी प्रोहिबिशन रिलेशन रिलेटिव टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉस्मेटिक। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर